बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो है हम सेक्शन 52 पढ़ेंगे, प्रिवेंटिव रिलीफ किस तरह ग्रांट किया जाता है। तो पहला ये सेक्शन पढ़ेंगे, आगे कुछ और सेक्शंस भी पढ़ेंगे 54, 56। तो लेट्स स्टार्ट। प्रिवेंटिव रिलीफ होता क्या है जी? प्रिवेंटिव रिलीफ वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया है। इंजंक्शंस को ही हम प्रिवेंटिव रिलीफ कहते हैं। यानी एक चीज़ जो है आप प्रिवेंट कर देते हैं, यानी ये एक प्रिवेंटिव रिलीफ माना जाता है इंजंक्शन। प्रिवेंटिव रिलीफ इज़ ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन, टेम्पोरेरी और परपेचुअल। अब ये जो है प्रिवेंटिव रिलीफ, यानी आप किसी को प्रिवेंट कर देते हैं कि वो जो है जो भी प्रॉपर्टी है उसको टच ना करे, उसको मतलब है उसमें कोई चेंजिंग ना लेके आए, मतलब है उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसके लिए उसके लिए कोर्ट जो है वो आपको इंजंक्शन ग्रांट कर देती है। और ये इंजंक्शन जो है ये कोर्ट की डिस्क्रिशन में है, यानी कोर्ट की पावर में है। कोर्ट चाहे तो आपको ग्रांट करे और चाहे तो ना करे, लेकिन इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनको देखते हुए कोर्ट जो है डिसाइड करती है कि आपको क्या है इंजंक्शंस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। और चाहे या फिर आपको टेम्परेरी कोर्ट को जो है आपको देनी चाहिए, मैंडेटरी देनी चाहिए, प्रोहिबिटरी देनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप जो भी रेलेवेंट इंजंक्शन सीख कर रहे हैं ना, वो आपका कोर्ट जो है वो देखेगी, जो है आपके ग्राउंड्स देखेगी कि आप उन पर पूरे उतर रहे हैं, ग्राउंड्स फॉर इंजंक्शंस आर बीइंग फुलफिल्ड और नॉट। तो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, पहली बात आ गई। दूसरा, ये टेम्पोरेरी हो सकते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफाइड टाइम के लिए। परपेचुअल हो सकते हैं, परपेचुअल आफ्टर द डिक्री, यानी जब एविडेंस फुली प्रूफ हो जाता है कि इस पार्टी की फेवर में है, तब जो है कोर्ट आपको परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देती है। और आइडिया ऑफ इंजंक्शन इज नॉट ओनली लिमिटेड to already committed infringements but also to the future or threatened injuries or their reputations। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आइडिया है इंजंक्शंस का, वो ये इसी चीज़ पर लिमिटेड नहीं है कि आपने जो है पहले कोई जो है इन्फ्रिंजमेंट्स कर दी, मतलब है किसी की प्रॉपर्टी में पहले से आपने कोई जो है दखल अंदाजी कर दी, यानी तो उसी के रिलेटेड जो है वो अगला बंदा इंजंक्शन ले सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो उसको डर है, यानी आपसे, या आपको डर है उसकी, उससे आप इस डर में हैं कि कहीं मेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो आप इस जो अभी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई उसके लिए भी आप इंजंक्शंस जो है वो सीख कर सकते हैं। यही बात इस लाइन में लिखी हुई है कि ये इसी पर नहीं है कि जो पास्ट में अगर कोई डिस्ट्रक्शन हुई है और जो पास्ट में जो इन्फ्रिंजमेंट हुई है उसी के लिए आप इंजंक्शन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नो, अगर आप कोर्ट में प्रूफ कर देते हैं कि आपके पास ग्राउंड्स हैं और आपको ये डर है कि आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ये कोई भी ख़तरा है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट में है, तो भी आप कोर्ट आपको जो है थ्रेटन्ड इंजरीज़ की वजह से जो है आपको इंजंक्शंस ग्रांट कर देगी। इस लाइन का सिर्फ इतना ही मतलब है। फिर आता है बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ क्यू अटाइमेंट, यानी जो इंजंक्शंस हैं वो किस प्रिंसिपल पर बेस करते हैं? क्यू अटाइमेंट। तो इसका मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ ही फियर्स, यानी ये वो प्रिंसिपल है जिसके तहत जो है आपको कोर्ट इंजंक्शंस ग्रांट करती है। और आपके ग्राउंड्स को भी देखा जाता है, ग्राउंड्स हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो पहली बात है, जब एक पार्टी कहती है कि जी मुझे डर है, ये जो कहता है ना कि मुझे डर है, इसका ये प्रिंसिपल है ऑफ क्यू अटाइमेंट। जब आप ये प्रूफ कर देते हैं कि आपका डर है कि आपका जो है इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा, तो अगर आपको इंजंक्शंस ना दी गई, तो जब आप कोर्ट में ये ग्राउंड्स फुलफिल करते हैं, पूरे करते हैं, उनको प्रूव करते हैं, तो कोर्ट जो है आपको वो इंजंक्शन ग्रांट कर देती है। नो इंजंक्शन वाज ग्रांटेड, इट डिड नॉट मीन अदर पार्टी वाज एट लिबर्टी टू डील विद द प्रॉपर्टी एज इट लाइक। अगर आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं भी की गई, कोर्ट ने बेशक किसी वजह से आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं की, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, तो कोर्ट की ये डिस्क्रिशन में है, पावर में है कि वो चाहे तो आपको इंजंक्शन ग्रांट कर दे ग्राउंड्स को अगर आप फुलफिल करते हैं, और चाहे तो वो ना करे। तो कहता है कि अगर आपको कोर्ट ने इंजंक्शन नहीं भी ग्रांट की ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी पार्टी जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो गई है कि वो आपके साथ जैसा मर्जी चाहे डील करे आपकी प्रॉपर्टी के साथ। तो ये बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं माना जाता कोर्ट की तरफ से अगर आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं हुई। और इसका जो रेफरेंस केस लॉ है वो 1985 CLC 2733 है। फिर आ जाता है टेम्पोरेरी और परपेचुअल इंजंक्शंस की, सेक्शन 53 में प्रोवाइडेड है।
टेम्परेरी इंजंक्शंस क्या होती हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो स्पेसिफाइड टाइम के लिए होती हैं। टेम्परेरी इंजंक्शंस आर सच एज आर टू कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम और अंटिल द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। जैसा कि एक डेट दी हुई है 17 जून से लेके 26 जून तक, ये एक थोड़ा सा टाइम पीरियड है। अगर इसके लिए आपको कोर्ट ने जो है इंजंक्शन ग्रांट की है तो वो कौन सी इंजंक्शन होगी, वो टेम्परेरी या उसको इंटरम इंजंक्शन भी हम कह सकते हैं। दे मे बी ग्रांटेड एट एनी पीरियड ऑफ अ सूट एंड आर रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 5 ऑफ 1908। यानी ये आपको जो है जब आपका किसी भी टाइम पर, यानी जब आपका सूट चल रहा है ना, उस दौरान आपको किसी भी स्टेज पर जो है टेम्पोरेरी इंजंक्शंस ग्रांट की जा सकती हैं। ठीक है, वेदर इट इज़ एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रायल, मिड में है, या फिर कोई हतमी फैसला आने वाला है पर अभी आया नहीं है, तब भी आप जो है वो टेम्पोरेरी इंजंक्शंस जो है वो सीख कर सकते हैं। परपेचुअल इंजंक्शंस, अ परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हेयरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। अब यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि परपेचुअल इंजंक्शन आपको तब ही मिलेंगे जब जो है कोर्ट आपको डिक्री ग्रांट कर देती है, यानी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट, यानी मेरिट्स को देखते हुए कोर्ट ने आपके हक में फैसला सुना दिया। अगर आपके हक में हो गया तो जो इंजंक्शन आपको ग्रांट की जाएंगी वो परपेचुअल होंगी, यानी अब वो कोई थोड़े टाइम के लिए नहीं, वो अब आपके लिए हैं, मतलब वो अब हमेशा के लिए हैं। द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली इंजॉइंड फ्रॉम द असर्शन ऑफ राइट। ठीक है ना, अब उसको डिफेंडेंट को हमेशा के लिए रोक दिया गया है कि वो अब अपना राइट को असर्ट नहीं कर सकता उनमें, और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट, और कोई भी ऐसा एक्ट नहीं कर सकता विच वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ, जो कि प्लेंटिफ के राइट्स से क्या होंगे, बरअक्स होंगे, कॉन्ट्रेरी होंगे। आगे आ जाता है हमारे पास केस लॉ रेफरेंस है 2004 SCMR 1092। इंजंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटेबल रिलीफ एंड देयर इज टू बी इशूड इन एड ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस बट नॉट इन द एड ऑफ इनजस्टिस। कहता है कि इंजंक्शंस जो हैं वो एक इक्विटेबल रिलीफ है और ये जो इशू होती हैं ये इन एड ऑफ इक्विटी होती हैं, यानी इक्विटी को प्रमोट करने के लिए, जस्टिस को प्रमोट करने के लिए कोर्ट जो है आपको ये इक्विटेबल रिलीफ देते हैं। ये कोई आर्बिट्रेरीली नहीं दिया जाता। कोर्ट जब ये देखती है कि अगर हम इंजंक्शंस ग्रांट करते हैं तो इससे जस्टिस प्रमोट होगा, तब जो है ये आपको ग्रांट की जाती हैं। ये चीज़ें कोर्ट अपने ध्यान में रखती है कि जस्टिस की प्रमोशन हो। फॉर ग्रांट ऑफ सच रिलीफ इट इज़ मैंडेटरी नॉट ओनली टू बी इस्टेब्लिश दैट पटिशनर हैज़। अब ये जो मैं आपको 3 ग्राउंड्स बताऊंगी, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन ग्राउंड जो है ना इंजंक्शन के वो 3 ही हैं, और ये जो है 1 2 3 तक है आपको ग्राउंड्स प्रोवाइडेड हैं इस स्लाइड में। नंबर 1 पहला ग्राउंड क्या है, अगर आप ये ग्राउंड्स फुलफिल करते हैं तो कोर्ट के सामने जो है आप इंजंक्शंस हासिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्राइमा फेशाई केस, पहली बात है कि आपका कोई प्राइमा फेशाई केस हो। प्राइमा फेशाई केस का क्या मतलब है कि अपेरेंटली आपका कोई केस बनता भी है कि नहीं, कि पिटिशनर के कोई राइट्स थे, वेदर कोई थे और उनकी वायलेशन हुई, या फिर कोई थ्रेट थी उसके राइट्स को वायलेशन की। जब ये बात होगी उसको हम कहते हैं कि इसका कोई प्राइमा फेशाई केस बनता था और इसलिए जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में आया इंजंक्शन सीख करने के लिए। यानी अगर अपेरेंटली आपका कोई राइट ही नहीं है और आपके राइट जब एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर आपके राइट्स को कोई थ्रेट ही नहीं है, आपके राइट्स की किसी ने वायलेशन ही नहीं की, तो आपका कोई प्राइमा फेशाई केस नहीं बनता। ठीक है ना, आप फिर कोर्ट में नहीं जाएंगे इंजंक्शन सीख करने के लिए, क्योंकि आपका केस ही नहीं बनता जब। तो फिर इसका जो है केस लॉ रेफरेंस है हमारे पास मियाँ मोहम्मद लतीफ़ केस PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 180। और देयर इज़ नो लोकस स्टैंडाई, वही बात, जब आपके पास कोई लोकस स्टैंडाई ही नहीं है, आपका केस ही नहीं बनता, आपका जो राइट की किसी राइट की वायलेशन ही नहीं हुई, तो फिर आप क्या करेंगे जाके। तो 1990 का भी है, इससे भी जो है केस लॉ रेफरेंस है 1990 CLC 1756 का। अच्छा जी, अब ये पहला ग्राउंड हो गया प्राइमा फेशाई केस। नंबर 2, बट ऑल्सो दैट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज़ ऑन हिज साइड। अब वो जो बंदा गया है ना कि मुझे इक्विटेबल रिलीफ का इंजंक्शन का ग्रांट किया जाए, उसको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो उसकी साइड पर है। अब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है, इट इज़ फॉर द प्लेंटिफ टू शो इनकन्वीनियंस कॉज टू हिम वुड बी ग्रेटर देन द इनकन्वीनियंस टू बी कॉज टू द डिफेंडेंट।
यानी प्लेंटिफ अगर इंजंक्शन सीक कर रहा है तो उसको कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस कदर इनकन्वीनियंस उसे कॉज हो रही है वो बहुत ज़्यादा है या उससे ज़्यादा है जिस कदर जो है वो डिफेंडेंट को इनकन्वीनियंस होगी। ठीक हो गया, यानी प्लेंटिफ को नुकसान होगा, प्लेंटिफ का नुकसान ज़्यादा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू द डिफेंडेंट। जब ये बैलेंस ऑफ, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जब ये चीज़ वो कोर्ट में प्रूफ कर देगा कि जो ये कहेगा कि जनाबे वाला प्रूफ करेगा विद द एविडेंस कि जो है मुझे ज़्यादा जो है नुकसान है अगर आप इंजंक्शन ग्रांट नहीं करते एज़ कम्पेयर टू द डिफेंडेंट, जबकि डिफेंडेंट को कोई नुकसान नहीं है और प्लेंटिफ को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसकी फेवर में है, तो कोर्ट जो है इस चीज़ को देखेगी और आपको इंजंक्शंस ग्रांट करेगी। नेक्सस है इसका इररिपेयरेबल लॉस से, यानी आप ये कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि अगर कोर्ट ने आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं की तो आपको क्या होगा, इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा, ऐसा कोई नुकसान हो जाएगा जिसकी फिर भरपाई हो ही नहीं सकती। समझ आई? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसका केस लॉ रेफरेंस है PLT 1956 लाहौर पेज 893। फिर थर्ड ग्राउंड क्या है हमारे पास, वो है दैट ही वुड सफ़र इररिपेयरेबल इंजरी लॉस अनलेस ही इज़ प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, यानी वो सफ़र करेगा, इररिपेयरेबल इंजरी हो जाएगी, उसे लॉस हो जाएगा जब ये चीज़ वो प्रूफ कर देता है कोर्ट में कि ऐसा कोई नुकसान हो जाएगा। वही ऊपर जो है ना बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का रिलेशन है, नेक्सस है इस नीचे वाले ग्राउंड से, जो है सब इररिपेयरेबल इंजरी, यानी उसको कोई ऐसा नुकसान होगा जिसकी फिर भरपाई पॉसिबल है ही नहीं। तो जब ये तीन ग्राउंड्स जो है प्लेंटिफ प्रूफ कर देता है जो इंजंक्शन सीक करने गया है, तो कोर्ट ये समझती है कि उसको जो है इंजंक्शन ग्रांट कर देनी चाहिए। अब पेटिशनर गॉट आर्ग्यूएबल केस, ये मज़ीद जो है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा ग्राउंड्स नहीं है, बस आप लिख दें कि पेटिशनर गॉट आर्ग्यूएबल केस और एफिडेविट अटैच करेंगे साथ आप। तो आगे देखते हैं हम। फिर आता है जी हमारे पास केस लॉ रेफरेंस 1990 CLC पेज 83, स्टेटस को। अब ये स्टेटस को है वर्ड, आपने इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है, स्टेटस को, नॉट स्टेटस क्यू, इट्स स्टेटस को। स्टेटस को मीन्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स एट अ गिवन डेट, यानी एक आपका कोर्ट में चले गए एक डेट पर, जो सिंपली जो इसका मतलब है वो यही है कि एक गिवन डेट पर जो है उस चीज़ जो जिस हालत में है उसको हम कहते हैं स्टेटस क्यू। देयरफॉर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर टू बी मेंटेन अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट ने जो है कोर्ट के अंदर आपका सूट चल रहा है, एक डेट थी ऑर्डर की, उस डेट से लेकर अगले डेट तक जो है अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आपको वो चीज़ जो है एज इट इज़ रखनी है, यानी उसको मेंटेन करना है, उसकी स्टेट को मेंटेन करना है, इसको हम कहते हैं स्टेटस को, यानी थिंग्स टू बी रिमेन्ड एज इट इज़ और टू बी इस्टेब्लिश्ड एज इट इज़। ठीक है ना। और अगर आपकी कोई ज़मीन से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है तो ये नहीं कह सकते कि आप अगला ऑर्डर अभी कोर्ट का आएगा, हमें अगली तारीख मिल गई है, तब तक हम कोई चीज़ चेंजिंग कर देते हैं, ज़मीन में सेपरेट कर देते हैं, एलिनेट कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं ऐसा, या पोजेशन डिफेंडेंट कहता है मैं ले लेता हूँ, तो ऐसी बातें नहीं होंगी। जैसी वो ज़मीन जिस हालत में थी, अगर उस पर कोई नहीं बस रहा था तो किसी को नहीं चाहिए कि उसके ऊपर एंट्री मारे या फिर कोई भी उसके साथ बेचने की कोशिश करे, डील करने की कोशिश करे, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये नल एंड वॉइड करार दी जाएंगी अगर ऐसा कोई करता भी है तो। यानी आपको जो है स्टेटस को मेंटेन करना है, जिस भी प्रॉपर्टी से रेलेवेंट आपका डिस्प्यूट चल रहा है आपको उस प्रॉपर्टी का स्टेटस को मेंटेन करना है। फिर आता है सेक्शन 55 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मैंडेटरी इंजंक्शन। When to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing. The court may, in its discretion, grant an injunction to prevent the breach complained of and also to compel performance of requisite acts. यानी जब कोर्ट आपको कुछ कहती है करने के लिए कि कोर्ट की ये अपनी कैपेसिटी में है कि वो आपको कुछ सर्टन एक्ट्स हैं जो कोर्ट समझती है कि नेसेसरी हैं जो है प्लेंटिफ को नुकसान से बचाने के लिए, और तो आप डिफेंडेंट को कोर्ट डायरेक्ट कर देती है कि आप ही ऐसे सर्टन एक्ट्स करें, तो इसको हम कहते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। ठीक है ना। या फिर जो है प्लेंटिफ को ही कहा जाता है कि
जो भी सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड जो है आप ये सर्टन एक्ट्स करें, ताकि जो डिस्प्यूट चल रहा है वो जिस सब्जेक्ट मैटर से वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसको कहते हैं हम मैंडेटरी इंजंक्शन। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, यानी ये नेसेसरी है टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन एक्ट्स, यानी कोर्ट आपको जो है कंपेल करती है कि आप जो है परफॉर्म करें सर्टन एक्ट्स को, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया मैंडेटरी इंजंक्शन, जब कोर्ट आपको कुछ करने के लिए कहती है। और इलस्ट्रेशंस इसकी क्या हैं? ए बाय न्यू बिल्डिंग ऑफ स्टड स्लाइड्स टू द असेस एंड यूज ऑफ विच बी हैज़ एक्वायर्ड अ राइट अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1908 Part 4, B may obtain injunction not only to restrain A from going on with the building but also to pull down so much of them as obstructs B's light। अब देखें जी, लाइट ये एक नेसेसरी चीज़ है, एक उसका राइट है बी का कि उसके घर में रोशनी आनी चाहिए। अब अगर साथ वाला घर ए का है और ए जो है वो अपने घर के ऊपर डबल ट्रिपल स्टोरीज खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से जो है अब बी के घर में, बी बेचारा गरीब है या गरीब नहीं भी है, उसकी सिंगल स्टोरी है, तो उसके घर में जो है वो लाइट नहीं जा रही। अब लाइट तो एक बेसिक राइट है, एक बेसिक नेसेसिटी है। अब आप उसकी वो नेसेसिटी तो नहीं ना ख़त्म कर सकते, वो कोर्ट में चला जाएगा, ये तो उसका एक बेसिक राइट है ना, राइट टू द लाइट। तो जो है अब आपको कोर्ट क्या कहेगी, आप जो है ये सर्टन एक्ट्स करें, यानी आप अपनी जो है इस बिल्डिंग को इतना ऊपर ना लेके जाएं कि बी बेचारे के घर भी, यानी बी के घर जो है लाइट आनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो है फिर ए को कोर्ट डायरेक्शन देगी कि वो जो है ट्रिपल स्टोरी खड़ी ना करे, डबल रहने दे, यानी बी के घर में लाइट आती रहे। तो इसको हम कहते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। कोर्ट ने क्या कहा, कंपेल किया कि वो सर्टन एक्ट्स को परफॉर्म करे ए, ताकि कोई ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन ना हो। अच्छा, बी जो है इलस्ट्रेशन वो क्या कहता है, ए बिल्ड्स अ हाउस विद केव्स प्रोजेक्टिंग ओवर बीज लैंड, बी में सी यू फॉर एन इंजंक्शन टू पुल डाउन सो मच ऑफ द केव्स एसो। अब फिर से ये जो एग्जाम्पल है ये इसमें क्या हुआ, ए ने कुछ ऐसा खड़ा कर दिया, केव्स बना दी जो कि बी की लैंड को टच करें। अब बी क्या जाएगा, कोर्ट में जाएगा कि इसको चाहिए कि जो इसने खड़ा किया है ना, वो केव्स बनाई हैं, वो इसको वो कहेगा ईव्स, ये जो ईव्स बनाई हैं, सॉरी ईव्स जो है वो कहेगा कि इसको ये पुल डाउन करे, ठीक है ना। तो कोर्ट डायरेक्शन देगी कि जी बिल्कुल आपकी जो लैंड नहीं है उसको आप टच नहीं कर सकते, आपको ईव्स पुल डाउन करनी पड़ेंगे। इसको कहते हैं कोर्ट मैंडेटरी इंजंक्शन। सी जो है वो उसमें क्या दिया हुआ, इन द केस पुट एज इलस्ट्रेशन 1 to the section 54, the court may also order all written communications made by B as patient to A as a medical advisor to be destroyed। यानी लेट्स सपोज ए जो है मेडिकल एडवाइज़र था, बी पेशेंट था, तो अब डॉक्टर्स और पेशेंट के दरमियान बहुत सारी पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो जाती है। तो अब जो है कोर्ट में बी चला जाता है कि जी मैं उस वक्त बीमार था, मेरे से रिलेटेड ये जो है मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और जो मैंने इनके साथ शेयर की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये डॉक्टर साहब जो हैं ये उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो कोर्ट बिल्कुल डायरेक्शन दे देगी कि आप जो है प्लेंटिफ की जो है वो एज अ मेडिकल एडवाइज़र जो भी आपने इनकी इंफॉर्मेशन ली है, कम्युनिकेशंस हुई हैं आपके दरमियान, वो आप उसको क्या है डिस्ट्रॉय कर दें अगर रिटर्न कहीं पे लिखी हुई हैं। तो ई जो है ई इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश स्टेटमेंट्स कंसर्निंग बी विच वुड बी पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 of the Pakistan Penal Code, the court may grant an injunction to restrain the publication even though it may be shown not to be injurious to B's property। अब ए जो है वो धमकी देता है बी को कि मैं तुम्हारे खिलाफ जो है ना न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश कर दूंगा, कुछ बुरा, कुछ ऑफेंसिव या कोई भी चीज़, या फिर कोई ऐसी चीज़ें कर दूंगा जिससे कोई ऐसा बी को ख़तरा भी नहीं है, यानी बी की प्रॉपर्टी को भी ख़तरा नहीं है। तब भी बी जो है वो कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है जी मुझे जो है इंजंक्शंस ग्रांट की जाए, मैंडेटरी इंजंक्शंस, यानी ए को रोका जाए कि वो ऐसी कोई भी चीज़ पब्लिश ना करे। और बिल्कुल जो है कोर्ट इस तरह की इंजंक्शंस ग्रांट करेगा। फिर है इंजंक्शंस, लेकिन इंजंक्शन जो है वो डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इंजंक्शंस रिफ्यूज़ कब होती हैं,
ये वो केसेस हैं जो सेक्शन 56 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको प्रोवाइडेड हैं। इन केसेस में जो है इंजंक्शंस रिफ्यूज़ कर दी जाती हैं। पहला केस है टू स्टे अ जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द इंजंक्शन इज सॉट अनलेस सच रेस्ट्रेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। यानी आप किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए अगर कोर्ट में चले गए हैं कि मुझे इंजंक्शंस ग्रांट करें जी, उस वो जो प्रोसीडिंग चल रही है ना फलां, उसको आप रोक दें, मुझे उसके रिलेटेड जो है आपकी डायरेक्शन चाहिए, आप उसको स्टे कर दें, उसको रोक दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस केस में आपकी इंजंक्शन रिफ्यूज़ हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस। इसके एक एक्सेप्शन क्या है, अगर तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग है, यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग क्या होता है कि सेम ही इशू पर बात चल रही है इधर भी उधर भी, तब तो कोर्ट जो है आपकी इंजंक्शंस को ग्रांट कर देगा, उधर जो है रोक दी जाएंगी प्रोसीडिंग्स। लेकिन अगर वहाँ पे इशू कोई और है, इधर कोई और है, तो ये नहीं आप कोर्ट में चले जाएंगे और कहेंगे फलां कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको आप रोक दें, मैं इंजंक्शन सीख करने। नो, ऐसे नहीं होता। फिर बी है हमारे पास टू स्टे प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। यानी अब आप लोअर कोर्ट को नहीं कह सकते जाके कि मुझे इंजंक्शंस ग्रांट करें, या फिर जो भी प्रोसीडिंग हायर कोर्ट में चल रही हैं उसके अगेंस्ट जो है आप मुझे इंजंक्शन ग्रांट करें, आप उनकी प्रोसीडिंग्स को रोक दें, तो ऐसा नहीं है। लोअर कोर्ट जो है अपने से हायर कोर्ट को जो है उनकी प्रोसीडिंग्स को नहीं रोक सकती, उनकी प्रोसीडिंग्स को स्टे नहीं कर सकती। हाउ एवर एपीलेट कोर्ट जो है वो अपने से लोअर कोर्ट्स को जो है उनकी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर सकती है। तो सी आ गया टू रेस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। आप किसी बंदे को रोक नहीं सकते कि वो किसी कानून साज इदारे से जाके उसकी तरफ अप्लाई ना करे, कोर्ट में ना जाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो। इस केस में भी अगर आप इंजंक्शन सीख करें तो आपकी रिफ्यूज़ हो जाएंगे। डी जो है टू इंटरफेयर विद द पब्लिक ड्यूटीज़ ऑफ एनी डिपार्टमेंट, यानी किसी भी डिपार्टमेंट के से रिलेटेड, वेदर वो फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तब आप उनकी पब्लिक ड्यूटीज़ के साथ जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये फ़लाँ इदारा जो है ये काम ना करे, मुझे इसके खिलाफ इंजंक्शंस चाहिए, आप इसको स्टे कर दें। और विद द सॉवरन एक्ट्स ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट अपने एक्ट्स कर रही है तो आप उसके खिलाफ जाके इंजंक्शन सीख नहीं कर सकते कि इनके एक्ट्स को रोक दिया जाए, तो रेफ्यूज़ हो जाएंगी। जो है फिर ई आता है टू स्टे प्रोसीडिंग्स इन एनी क्रिमिनल मैटर। अब कोई क्रिमिनल मैटर कोर्ट में चल रहा है, कोई क्राइम हुआ है, उससे रिलेटेड जो है प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो आप उसको भी जो है उसके खिलाफ इंजंक्शंस सॉर्ट नहीं कर सकते, आपकी रेफ्यूज़ हो जाएंगे अगर आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो। एफ जो है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए भी आप इंजंक्शंस सीक नहीं कर सकते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए भी आप इंजंक्शन सीक नहीं कर सकते, ऑफ विच नॉट बी, जो कि जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है। अब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया जिसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता, यानी पीछे जो है हम बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ के आए हैं जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता था, तो जहाँ पे आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स ही नहीं करवा सकते वहाँ पे आप प्रिवेंशन टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंजंक्शंस भी सॉर्ट नहीं कर सकते। जी में आता है टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉइसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज़ नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ नॉइसेंस। यानी इसका सिंपल ये मतलब है कि ए और बी जो हैं, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है, अब उन दोनों का जो है हमें नहीं पता कि किसका पास्ट कंडक्ट क्लियर है, किसका नहीं है क्लियर, दोनों ही गलती पर हैं, तो इस केस में भी आपको इंजंक्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि कोर्ट को क्लियर ही नहीं हो रहा कि आप वेदर इस लायक हैं भी सही कि नहीं और वेदर डिफेंडेंट इस लायक है कि नहीं, तो आपका जो है आपका पास्ट कंडक्ट ही क्लियर नहीं है, आप दोनों ही गलती पर थे, तो इस केस में भी इंजंक्शंस रिफ्यूज़ हो जाती हैं क्योंकि ये इक्विटेबल रिलीफ है, ये तो वही बंदा सीख कर सकता है जिसने खुद इक्विटी की हो। तो फिर आता है जी एच टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द एप्लीकेंट हैज़ एक्विजिट। यानी कोई ब्रीच हो गया था कॉन्ट्रैक्ट का ए और बी के दरमियान, लेकिन ए ने जो है ए ने कुछ भी नहीं कहा, ए ने जो है अपनी असेंट दे दी, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी ब्रीच के बावजूद भी चलता रहा, ए जो है उसके इवज़ कुछ लेता रहा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहा। अब बाद में ए को कुछ महसूस हुआ, फिर वो कोर्ट में चला गया, जी नहीं मुझे इंजंक्शन चाहिए, मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नो नो नो, फिर नहीं हो सकता।
ये तो जब आपका जब जैसे ही ब्रीच हुआ था ना, आपको फ़ौरन जाना चाहिए था इंजंक्शन सीक करने के लिए। पहले तो आपने असेंट दे दिया, आपने एक्विसेंट कर दिया, फिर उसके बाद आप जाके नहीं कह सकते कि जी मुझे इंजंक्शन ग्रांट की जाए। आई में है व्हेन इक्वली एफिकेशियस रिलीफ कैन सर्टेनली बी ऑब्टेन्ड बाय एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी आप कोई और रेमेडी सीक कर सकते थे जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, यानी और बहुत यकीनी था कि आपको मिल जाती बाय एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ प्रोसीडिंग एक्सेप्ट। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी आपके पास एक इक्वली एफिकेशियस रिलीफ मौजूद था तो फिर आप इंजंक्शंस के लिए नहीं आ सकते, आपकी इंजंक्शंस रिफ्यूज़ हो जाएंगी। और एक्सेप्शन सिर्फ ये इसमें केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। फिर है जे व्हेन द कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट और हिज एजेंट हैज़ बीन सच एज टू एंटाइटल हिम टू द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट। जब जो है एप्लीकेंट का कंडक्ट इस तरह का है या फिर उसके एजेंट का कंडक्ट जो है इस तरह के है कि वो जो है वो एंटाइटल कर देगा टू द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट, यानी आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो असिस्टेंस ऑफ कोर्ट हासिल नहीं कर सकता। अगर आपका कंडक्ट जो है ऐसा शो करता है ना कोर्ट में, आप इंजंक्शंस लेने गए हैं और आपका कंडक्ट ये शो कर रहा है कि आप किसी को डिसएंटाइटल करना चाह रहे हैं कि वो कोर्ट की असिस्टेंस ना ले सके, तब भी आपकी इंजंक्शंस रिफ्यूज़ हो जाएंगी। वेयर द एप्लीकेंट हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, जहाँ पे अब ये तो नहीं है कोई भी मुँह उठा के चला जाएगा कोर्ट में और कहेगा जी मुझे फ़लाँ केस में जो है इंजंक्शंस चाहिए, वो फ़लाँ केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चाहिए जो आपकी है नहीं, जहाँ पर आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप किसी और के मैटर को तो नहीं ना लेके आ सकते। यहाँ पे तो वही पार्टीज़ आएंगी जो कि रेलेवेंट है, ठीक है ना, कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं आएगा। फिर इलस्ट्रेशंस हैं हमारे पास। ए जो है ए सीक्स एन इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन हिज पार्टनर B from receiving the partnership debts and effects. It appears that A had improperly possessed himself of the books of the firm and refused B access to them. The court will refuse the injunction. Illustration ये है A कि A ने जो है इंजंक्शन सीख की कि उसका जो पार्टनर B है उसके साथ, यानी ये एक पार्टनरशिप फिर्म है, A और B दोनों पार्टनर्स हैं। A अब कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि जो है मेरे पार्टनर को रोक दिया जाए कि वो मुझसे बुक्स जो है अकाउंट्स और बुक्स जो है ऑफ द फिर्म जो है वो मुझसे ना मांगे, इसके खिलाफ मुझे इंजंक्शन चाहिए। जब वो आपका पार्टनर है तो उस डेफिनेटली उसका एक राइट है कि उसको भी वो बुक्स ऑफ द फिर्म मिलें, उसको भी अकाउंट्स का पता चले, उसको भी असेस हो उस मटेरियल से। अब ये तो नहीं आप उसको रोक देंगे और पार्टनरशिप डेब्ट्स और उसको ना मिले, ये चीज़ें आप नहीं, इसके खिलाफ जो है आप जो है इंजंक्शन सीक नहीं कर सकते, कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगा क्योंकि वो आपका पार्टनर है और उसका ये राइट बनता है। तो बी जो है ए मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स क्रूसिबल्स डेजिग्नेटिंग दैम एज पेटेंट प्लम्बगो क्रूसिबल्स दो इन फैक्ट दे हैव नेवर बीन पेटेंटेड। बी पायरेट्स द डेजिग्नेशन। ए कैन नॉट ऑब्टेन एन इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन द पायरेसी। ठीक है, अब एक जो चीज़ थी आप ख़ुद भी जो है अब इसमें वो वाले जो मैंने आपको पीछे दिए बताया था ना क्लॉज के जहाँ पे क्लियर ही नहीं है नॉइसेंस वाला, अब यहाँ पे जो है क्लियर ही नहीं है ए और बी का, यानी कोर्ट देख रही है कि दोनों का ही गलती है ना, दोनों की गलती है। अब कोई एक नहीं कह सकता कि जी मुझे इंजंक्शन ग्रांट कर दें, क्योंकि इंजंक्शन तो उस बंदे को ग्रांट की जाती है जो मासूम है, शरीफ है, उसका पास्ट कंडक्ट क्लियर है, फ्यूचर कंडक्ट क्लियर है। तो इस केस में तो आप देख सकते हैं कि दोनों ने ही कारनामे किए हुए हैं। तो सी जो है ए सेल्स एन आर्टिकल कॉल्ड Mexican balm, stating that it is compounded of diverse rare essences and has sovereign medicinal qualities. B commences to sell a similar article to which he gave a name and a description such as to lead people into the belief that they are buying A's Mexican balm. A sues B for an injunction to restrain the sale. B shows that A's Mexican balm consists of nothing consists of nothing but scented hog's lard. A's use of his description is not an honest one and he cannot obtain an injunction. तो ये भी बड़ा सिंपल सी बात है कि उसका अपना पास्ट कंडक्ट के ए का क्लियर नहीं था, वो इंजंक्शन सीख करने चला गया। बी भी गलती कर रहा था लेकिन बी ने फिर उसका भी राज फाश कर दिया ए का, तो जी दोनों ही गलती पर हैं, तो इंजंक्शंस कहाँ से ए को मिलेंगी। फिर है जी स्टे कंटिन्यूज अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली वकेट। स्टे तब तक कंटिन्यू कर रहता है जब तक स्पेसिफिकली वकेट नहीं कर दिया जाता। ये हमारे पास जो केस लॉ रेफरेंस है वो है 1999 SCMR 82215।
व्हेन रिलीफ सॉट फॉर इज़ नॉट फाइनल रिलीफ नो इंटरिम रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। देखें, आप कोर्ट में चले गए, आप सीधा इंजंक्शंस लेने चले गए, यानी आपने कोई सूट नहीं फाइल किया, आपने कोई अपना जो है राइट क्लेम नहीं किया, कोई कुछ, आप बस सिर्फ इंजंक्शंस लेने चले गए, तो खाली आपको इंटरिम इंजंक्शंस नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। आपने अगर कोई फाइनल रिलीफ ही नहीं सॉर्ट आउट किया, आप सिर्फ इंजंक्शंस लेने गए हैं, तो वो सिर्फ इंजंक्शन वाली बात जो है वो नहीं होगी। तो 2016 YLR 35 2016 CLC 259 ये केस लॉ रेफरेंस है, इससे रिलेटेड अगर आप पढ़ना चाहें तो खोल के नेट से पढ़ लें। फिर जो है हु इज़ इट बाइंडिंग ऑन, ये किस पर बाइंडिंग होती है। इंटरिम इंजंक्शंस ऑर्डर वुड नॉट बी लीगली बाइंडिंग ऑन अ पर्सन नॉट अ पार्टी टू द सीट। इंटरिम इंजंक्शंस मैंने आपको पहले भी बताया कि ये होती हैं टेम्पोरेरी इंजंक्शंस, कोई स्पेसिफाइड टाइम के लिए होती हैं, आपको ग्रांट की जाती हैं। तो अगर इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर आया है तो ये लीगली बाइंड नहीं करता उस बंदे पर जो कि पार्टी टू द सूट ही नहीं है, यानी उसका कोई लेन देन ही नहीं है सूट के साथ, वो पार्टी ही नहीं बना, ठीक है ना। पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं, तो वो ना प्लेंटिफ है ना डिफेंडेंट है, तो उस पर ये बाइंडिंग नहीं होंगी इंजंक्शंस, ये सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पर बाइंडिंग होंगी। अगर प्लेंटिफ ने इंजंक्शंस ऑर्डर किए हैं तो डिफेंडेंट पर बाइंडिंग होगी। तो इसका जो केस लॉ रेफरेंस है 2011 MLD पेज 138 है। अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 2 ऑफ ऑर्डर 39 CPL no one could be held guilty of the of obedience of an order except the person to whom the order was directed। यानी डिसओबीडियंस, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कोई भी ये नहीं समझा जाएगा कि वो गिल्टी है डिसओबीडियंस टू द कोर्ट के मतलब जिसको इंजंक्शंस कोर्ट ने डायरेक्ट की हैं ना, कि अगर डिफेंडेंट को डायरेक्ट की हैं तो डिफेंडेंट खुद ही पाबंद है उनको क्या है फॉलो करने के लिए, यानी किसी और को गिल्टी नहीं समझा जाएगा टू द डिसओबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर। अगर कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है तो सिर्फ उसी बंदे को जो है गिल्टी समझा जाएगा डिसओबीडियंस का जिसको कोर्ट ने जिसको डायरेक्शन दी गई है। जिसको डायरेक्शन नहीं दी गई उस पर ये बाइंडिंग चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ उस पर बाइंडिंग है जिसको डायरेक्शन दी गई है बाय द कोर्ट। और कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन टू इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट होम नो ऑर्डर वाज मेड। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी नहीं उस बंदे के ख़िलाफ़ इनिशिएट की जा सकती जिसको कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था कोर्ट का। तो जिसको ऑर्डर ही नहीं दिया गया, जिस बेचारे ने कोई वायलेशन ही नहीं दी, जिसको कोई डायरेक्शन ही नहीं दी कोर्ट ने, तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो उस बंदे के ख़िलाफ़ आएगा ना जिसको कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी और उस डायरेक्शन की उसने जो है एक वायलेशन की। तो PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 380 इसका रेफरेंस है। फिर इन पर्सोनम इंजंक्शंस जो हैं वो इन पर्सोनम होती हैं, यानी ये नहीं है कि ये जो है ये डायरेक्शन जिसको दिया जाता है ये उसी के लिए है, ठीक है ना। इसमें जो है एक मैगज़िम है हमारे अपने जो है आया था पेपर में, तो और वो मैगज़िम क्या है, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम नॉट इन रेम। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर अपलोड किया है, मे बी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ जाए, मे बी। तो जो है पर्सोनम यहाँ पे जो है आपने ये नोट डाउन करना है कि इंटरिम इंजंक्शंस जो हैं और सिंपली जो इंजंक्शंस हैं वो पर्सोनम होती हैं, ठीक है ना। वो एक्ट्स इन पर्सोनम होती हैं, ये यानी पार्टीज़ टू द सूट से ही उन्हीं पर बाइंडिंग होती हैं। ये कोई आपका ये नहीं है कि कोई थर्ड बंदे पर बाइंडिंग हो जाएंगी, नो, ये सिर्फ पार्टीज़ टू द सूट पर बाइंडिंग है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इंजंक्शन जो हैं यहाँ पे इक्विटी का आपने मैगज़िम याद रखना है, उसकी थोड़ी सी रेलेवेंस बन जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम नॉट इन रेम फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है इंजंक्शंस के केस में कि इंजंक्शंस जो हैं वो इन पर्सोनम होती हैं और इन रेम नहीं होती, यानी ये पार्टीज़ टू द सूट पर ही बाइंडिंग होती हैं, हर किसी पर नहीं होती। तो 1988 CLC पे 1370 PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पे 380 1984 CLC पे 2110 PLD 1954 पेशावर पेज 72, ये सारे क्या हैं इसके केस लॉ रेफरेंस है। अब ये बाइंडिंग कब से होती हैं इंजंक्शन, इसका केस लॉ रेफरेंस दिया गया है 1992 SCMR 127 और 2004 CLC 365। इसमें ये बताया गया कि इंजंक्शन बाइंडिंग कब से होती हैं इन केस लॉज में।
status quo order would become operative the moment it was passed, whereas other injunctive orders would become effective from the time said orders were served on the parties to whom those were directed। यानी अगर स्टेटस को का ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने कि स्टेट ऑफ थिंग्स टू बी इस्टेब्लिश्ड और टू बी रिमेन्ड एज इट इज़ का ऑर्डर पास किया है, तो वो उसी वक्त से बाइंडिंग हो जाती है जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ। यानी जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि इसकी स्टेट को आपने एज इट इज़ मेंटेन रखना है जब तक कि फाइनल ऑर्डर ना आ जाए, तो अब वो उसी वक्त से पार्टीज़ पर बाइंडिंग है कि उनको अब वो प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब उसकी अंदर कोई चेंजिंग वो नहीं ला सकते। ये इसको कहते हैं हम स्टेटस को ऑर्डर। लेकिन जो इंजंक्शंस का ऑर्डर होता है ना, वो उसमें वो उसी वक्त से बाइंडिंग नहीं हो जाता कि आज कोर्ट ने पास किया है तो आज से ही बाइंडिंग हो जाएगा। वो तब से बाइंडिंग होगा जब नोटिस होगा। नोटिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंजंक्टिव ऑर्डर्स वुड बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द टाइम सेड ऑर्डर्स वर सर्व्ड ऑन द पार्टीज टू होम दोज वर डायरेक्टेड। जिसको जो है कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी ना, जो है ऑर्डर्स डायरेक्ट किए थे जिस भी पार्टी को, उस पर ये बाइंडिंग है। और ये कब से बाइंडिंग है? जब से उसको नोटिस हो जाएगा, जब से उसको पता चलेगा कि मुझे ये कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, तब से ये बाइंडिंग हो जाएंगे उस पर। अच्छा जी, इन केस ऑफ स्टेटस को ऑर्डर एंड इशुएंस ऑन इशुएंस, यही बात लिखी हुई है कि स्टेटस को ऑर्डर जैसे ही पास हुआ उसके फ़ौरन बाद ही वो बाइंडिंग हो जाता है। इन केस ऑफ अदर इंजंक्टिव ऑर्डर, इंजंक्शंस का ऑर्डर है तो फिर जब तक रिसीट ऑफ नोटिस नहीं होगा तब तक वो बाइंडिंग नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए एक चीज़ और मैं बता दूं, गवर्नमेंट के केस में अगर गवर्नमेंट एक नेसेसरी पार्टी थी टू द सूट, तो गवर्नमेंट को भी नोटिस दिया जाता है। और गवर्नमेंट को नोटिस देने का जो टाइम पीरियड होता है वो कम से कम 3 दिन होता है। तो अगर आपको 3 डेज़ पहले आपने नोटिस सर्व किया है, गवर्नमेंट नेसेसरी पार्टी थी, तो जो है फिर उन पर भी बाइंडिंग हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है अगर गवर्नमेंट नेसेसरी पार्टी है। बाज़ औकात केसेस में जो है ना नेसेसरी पार्टी नहीं भी होती गवर्नमेंट, तो वहाँ पे जो है आपको वो कोई नोटिस उनको देना लाजमी नहीं होता। ये पटवारियों के जो केस होते हैं वो ऐसे ही लिख देते हैं फ़लाँ गवर्नमेंट, तो वो कोई नेसेसरी पार्टी है सच नहीं होती। नेसेसरी पार्टीज़ तो होती हैं बस अपनी वो क्या कहते हैं डैश डैश मारने के लिए लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अगर गवर्नमेंट नेसेसरी पार्टी है ना टू द सूट, डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है गवर्नमेंट, तो उस केस में आपको 3 दिन पहले गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा। ये एक इजाफी चीज़ है, आप नोट डाउन कर लें। अच्छा, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जो है अपने क्लास फेलोज़ की हेल्प करें, बस यही है। और मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।